हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज है संडे इवनिंग को हम चार्ट ऑफ द वीक लेकर आते हैं, जिसमें हम एक ऐसा स्टॉक डिस्कस करते हैं जिसमें नेक्स्ट 1 ईयर में 40% प्लस रिटर्न देने की काबिलियत नजर आती है, बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स, बिजनेस एंड टेक्निकल एनालिसिस। तो यहाँ पर आज का जो स्टॉक है वो है जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड, जील जिसको कहते हैं, ZEEL। तो इसमें क्या क्या रीजंस हैं, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या इसका बिजनेस है, वो सारी चीज समझेंगे, डिटेल में समझेंगे और आगे बढ़ते हैं। अगर हम सबसे पहले एक बार बिजनेस की बात करने लगे तो इसकी वेबसाइट पर जाते हैं और इसकी वेबसाइट पर जाकर देखते हैं एक्चुअल में जो इसका बिजनेस है। हम सबको पता है जी एंटरटेनमेंट में जितने भी जी के चैनल्स हैं वो सारे के सारे आते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ चैनल्स इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को कैटर करते हैं और बहुत सारी लैंग्वेज में इसको यूज किया जाता है। बहुत सारे यहाँ पर ये मूवीज में भी हैं, म्यूजिक में भी हैं, तो इनके बहुत सारे बिजनेस है, कोई एक बिजनेस नहीं है। इस चीज को अगर थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर पढ़ा जाए तो यहाँ रीड मोर में जाते हैं, वी विल अंडरस्टैंड दिस। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज इज मेनली इन द फॉलोइंग बिजनेस: ब्रॉडकास्टिंग ऑफ सैटेलाइट टेलीविजन चैनल्स, स्पेस सेलिंग एजेंट फॉर अदर सैटेलाइट टेलीविजन चैनल्स एंड सेल ऑफ मीडिया कंटेंट, प्रोग्राम, फिल्म राइट्स, फीड, म्यूजिक राइट्स। तो ये सब चीजें हैं। इसमें अगर हम फर्दर डिटेल में जाएं, कंपनी ऑफर्स 46 डोमेस्टिक चैनल्स एंड दे प्रोवाइड मोर देन 2,40,000 आवर्स ऑफ कंटेंट। तो यहाँ ये एक बहुत बड़ा बेस है। जी मींस जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड हैज मोर देन 350 मिलियन कंज्यूमर्स। तो यहाँ पर 35 करोड़ लोग इसके यहाँ पर कंज्यूमर हैं। मींस वी जनरल पब्लिक जो किसी ना किसी रूप में जी एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स को देखते हैं, चाहे वो यहाँ पर मूवीज से रिलेटेड हो, म्यूजिक से रिलेटेड हो, हिंदी, इंग्लिश, जो भी जितनी भर भी मूवीज हैं उन सब से रिलेटेड हो, तो ये सारा बिजनेस है। इसमें एक और जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर इसके रेवेन्यू मिक्स को देखा जाए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, द कंपनी ड्राइव्स मेजॉरिटी ऑफ इट्स रेवेन्यू थ्रू एडवर्टीजमेंट, दैट इज 58%। अब ये 58% तो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट आती है। कौन से एडवर्टीजमेंट है? जो बहुत सारे स्पॉन्सर्स हैं, जो बहुत सारे कंपनीज के एडवर्टीजमेंट चलती हैं इन बिटवीन एंड स्टार्टिंग में, प्रोग्राम के स्टार्ट होते हुए जो एडवर्टीजमेंट चलती है उनसे जो इनकम आती है, दैट इज 58% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। एंड उसके बाद जो सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू है, दैट इज 35%। नाउ व्हाट इज दिस सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू? सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू है जो Z5 करके एक इनका एप्लीकेशन है, जिसको हम सब्सक्राइब करके स्मार्ट टेलीविजन पर या फिर अपने मोबाइल फोन पर हम बहुत सारी मूवीज देख सकते हैं। ये वो सब्सक्रिप्शन है। तो सब्सक्रिप्शन इनके अलग अलग तरह के सब्सक्रिप्शन है। एंड 7% इज अदर सर्विसेज। जो अदर सर्विसेज में मीडिया कंटेंट जो है इनका वो आता है, या फिर फिल्म्स के जो राइट्स आते हैं, वो सब चीजें हैं। यहां पर ब्रॉडकास्टिंग बिजनेसेस में विद मोर देन 18.4% शेयर इन एंटरटेनमेंट व्यूअरशिप, यानी कि जितना भी टीवी के ऊपर कंटेंट देखा जाता है, जो लोग देखते हैं, टोटल मार्केट शेयर 18.4% है। एंड जी इज इंडियाज नंबर 1 एंटरटेनमेंट नेटवर्क, जो 11 लैंग्वेज में अपने इस बिजनेस को यहां पर दिखाता है। तो ये एक ग्रोइंग बिजनेस है। ग्रोइंग बिजनेस इन द सेंस कि ये कंटेंट तो कभी भी बंद होगा नहीं। एंटरटेनमेंट सबको चाहिए, मूवीज सबको चाहिए, यहाँ पर म्यूजिक सबको चाहिए, न्यूज सबको चाहिए, तो ये आएगा। तो अब आकर इसको देखने के जो सोर्सेस थे वो चेंज हो सकते हैं आने वाले टाइम में। जैसे पहले टिपिकल टीवी के ऊपर देखा जाता था, फिर हम स्मार्टफोन पर भी देखते हैं, इसको यूट्यूब पर भी देखते हैं, और हम इसको स्मार्ट टेलीविजन पर भी देखते हैं। तो कहीं भी देखें कंटेंट तो चाहिए ही। उसका सोर्स, ये मार्केट लीडर है तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो ये बिजनेस तो ग्रोइंग बिजनेस है। एवरीथिंग इज गेटिंग डिजिटल नाउ। तो जब डिजिटल सारी चीजें हो रही हैं तो ये बिजनेस तो बढ़ना ही है। और जैसे जैसे हमारी जो स्पेंडिंग कैपेसिटी है वो बढ़ेगी, बिकॉज हमारी अर्निंग इंक्रीज हो रही है। और अर्निंग इसलिए इंक्रीज हो रही है क्योंकि कंट्री ग्रो कर रहा है, जीडीपी यहाँ पर ग्रोथ में है। और जब तक जीडीपी ग्रो होती रहेगी, वी आर नॉट इन सैचुरेशन, वी आर नॉट इन रिसेशन, वी आर ए डेवलपिंग कंट्री। यहां से हमारी इनकम बढ़ती जा रही है। तो ये बिजनेस भी अच्छा है। अब बात करते हैं कंपनी की, तो कंपनी भी अच्छी है। ऑफ कोर्स इंडियाज नंबर 1 है। उसके बाद में यहां जो एक प्रॉब्लम थी कंपनी में, वो क्या था कि सुभाष चंद्रा जी जो इसके ओनर थे, जो प्रमोटर थे, वो डेट में फंस गए थे, जिसकी वजह से इन्होंने सुभाष चंद्रा जी ने इस कंपनी के शेयर्स को गिरवी रखा हुआ था, प्लेज किया हुआ था, और वो अपने जो डेट लिया हुआ था उसको रिपे नहीं कर पाए, जिसकी वजह से बैंकर्स ने इसके शेयर्स को मार्केट में सेल करना शुरू कर दिया। शेयर प्राइस यहां से कोलैप्स हुआ।
वी विल सी दैट इन टेक्निकल एनालिसिस। और लेकिन अच्छी बात यह है कि कंपनी के ऑपरेशंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जिसकी वजह से ये सारा स्टेक का बिग हैंड्स ने, स्ट्रॉन्ग हैंड्स ने परचेज कर लिया। वो कैसे पता चलता है? हम सबसे नीचे यहां पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाते हैं, ये सारी चीजें हमें यहां पर नजर आएंगी। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम देखते हैं प्रोमोटर्स के पास पहले 38.20% शेयर होल्डिंग थी, जो कम होते होते सिर्फ 3.99% रह गई है। और एफआईआई के पास जो पहले 44.96 थी, वो इंक्रीज होकर 52 हो गई है। बीच में ज्यादा भी इंक्रीज हुई, लेकिन उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसका मैं रीजन बताता हूं। डीआईआईज के पास सिर्फ 11% थी, दैट इज 20% नाउ। और पब्लिक के पास जो पहले 5% थी, अभी पब्लिक के पास सिर्फ 12% ही है। क्यों? क्योंकि ओएफआई ग्लोबल चाइना फंड एलएलसी के पास यहां पर 10.14% की हिस्सेदारी है, यानी कि रिटेल पब्लिक के पास सिर्फ 12% है। और बाकी किसके पास है? नाउ ओएफआई ग्लोबल चाइना फंड एलएलसी इज आल्सो एफआईआई। अगर हम इस 10% को ऊपर 52.21% में ऐड कर लें, तो एफआईआई के पास बेसिकली 62% की हिस्सेदारी है एंड 21% की हिस्सेदारी डीआईआई के पास है। कंपनी एब्सोल्युटली स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। तो जब कंपनी की ओनरशिप एफआईआई के पास है, दिस इज ए मल्टीनेशनल कंपनी नाउ, दिस इज नॉट एनी मोर इंडियन कंपनी, ये मल्टीनेशनल कंपनी बन चुकी है। जिस तरीके से एचडीएफसी लिमिटेड एंड एचडीएफसी बैंक आर मल्टीनेशनल कंपनीज, क्योंकि वहां मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग्स एफआईआई के पास है। अब बात करते हैं इसकी कंपनी की ग्रोथ की और बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट की अगर हम बात देखें, तो इनके पास जो अपना फंड है दैट इज 10,350 करोड़, और जो बोरोइंग है दैट इज ओनली फॉर 59 करोड़। तो जो बोरोइंग है वो ना के बराबर है अपने फंड के कंपैरिजन में। इट मींस जो डेट इक्विटी रेशियो है दैट इज ओनली 4%, 0.04। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। और जहां तक बात करें प्लेजिंग परसेंटेज की, 5.38% शेयर्स प्लेज हैं किसके? प्रोमोटर्स के। और प्रोमोटर्स की पूरी हिस्सेदारी कितनी है? जस्ट 4%। तो 4% का 5% मींस 0.2% पूरी कंपनी का सिर्फ प्लेजिंग है, यानी कि 99.8% जो शेयर होल्डिंग है वो प्लेजिंग नहीं है, दैट इज ए फ्री होल्डिंग। तो यहां पर यह भी एक अच्छी बात है। अब बुक वैल्यू के आसपास मींस बुक वैल्यू से डबल है, लेकिन इस तरह की कंपनीज बुक वैल्यू से सिर्फ डबल पर ट्रेड नहीं करती, बहुत ज्यादा पर ट्रेड करती हैं। अभी आरओसीई भी इसका अच्छा है, 14.1% है। लेकिन अगर हम एक चीज देखें, अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में रेवेन्यू में यहां पर इंप्रूवमेंट तो नजर आई है, लेकिन उतनी कोई इंप्रूवमेंट नहीं है एज सच। एक रेंज में ही यहां पर रेवेन्यू है। उसका रीजन क्या है? यहां पर ग्रोथ आ सकती थी, लेकिन पेंडेमिक में यहां पर ग्रोथ कम हुई। पेंडेमिक में ग्रोथ क्यों कम हुई? जबकि ये डिजिटल कंपनी है। वो पेंडेमिक में ग्रोथ इसलिए कम हुई क्योंकि जो मेन रेवेन्यू आती है वो किस चीज से आती है? मेन रेवेन्यू आती है यहां पर एडवर्टीजमेंट से। अब एडवर्टीजमेंट से रेवेन्यू कम हो जाती है जब न्यू कंटेंट बनना बंद हो जाता है। न्यू कंटेंट बनना क्यों बंद हुआ? क्योंकि बाहर सब जगह लॉकडाउन है, उतने फ्रीली ओपन नहीं हुई हैं एक्टिविटीज। तो जब तक न्यू प्रोडक्शन नहीं होगी, न्यू मूवीज की, न्यू म्यूजिक की और बाकी सब चीजों की, तो एडवर्टीजमेंट की रेवेन्यू उतनी नहीं आती। क्योंकि जो कंपनीज एडवर्टीजमेंट के ऊपर अपना खर्च करती हैं, वो भी इस बात को समझ चुके होते हैं, जब तक न्यू कंटेंट नहीं आएगा, न्यू व्यूअरशिप नहीं आएगी और जब तक ज्यादा लोग नहीं देखेंगे, तब तक यहां पर आपके एडवर्टीजमेंट के ऊपर उतना इंपैक्ट नहीं आएगा सेल्स पर जितना आना चाहिए। तो वहां पर एडवर्टीजमेंट की जो यहां पर कॉस्टिंग है, जो प्राइसिंग है, वो कम हो जाती है। अब न्यू कंटेंट आना शुरू होगा, पेंडेमिक खत्म हो चुका है, हम सबको पता है, और यहां पर फिर से एक नया बूम शुरू होगा, यहां से न्यू एकदम से जर्नी स्टार्ट होगी यहां से ग्रोथ की। तो ये एक अच्छी बात है। जहां तक हम ओवरऑल ग्रोथ की बात करने लगे, तो कंपनी हैड शोन ए गुड ग्रोथ टिल पेंडेमिक। तो यहां पर 2200 करोड़ से लेकर 8130 करोड़ तक का यहां पर एक जर्नी थी। लेकिन नेट प्रॉफिट में अगर देखें तो उतना एक नेट प्रॉफिट में भी उतनी ही ग्रोथ थी, लेकिन पेंडेमिक के दौरान ये कम हुई। लेकिन अच्छी बात क्या है? पेंडेमिक के बाद यहां पर फिर से नेट प्रॉफिट में वापस से ग्रोथ दिखनी शुरू हो गई है। 526 पेंडेमिक में कम हो गई थी, फिर 800 करोड़ हुआ, देन 1058 करोड़ हुआ। तो ये चीज वापस से शुरू हो गई है। रेवेन्यू भी हमारी एक रेंज में है, लेकिन रेंज से बहुत ज्यादा नीचे नहीं है, लास्ट 3-4 ईयर्स के रेंज में है। जो चीजें मैंने जो आपको रीजंस बताए उसके चलते फिर आगे चल के रेवेन्यू भी इंक्रीज होगी और ये भी इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो
कंपनी की ओनरशिप है दैट इज इन वेरी स्ट्रॉन्ग हैंड्स नाउ। तो ये ओनरशिप का चेंज होना अपने आप में एक पॉजिटिव पॉइंट है। और जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट इंप्रूव हुई है लास्ट 3-4 इयर्स में। जो अपना पैसा था, वो अपना पैसा जो रिजर्व था वो 7400 करोड़ से इंक्रीज होकर 10,000 करोड़ हो गया है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो सारी नॉर्मल हैं, बाकी सारी चीजें अच्छी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जहां तक पी रेशो की बात है तो इस डाउन अर्निंग के बाद भी कंपनी 20 के पी पर है। इट मींस व्हाट, अगर सपोज यहां पर जो इनकी रेवेन्यू पूरे साल की एक बार हाईएस्ट एवर आई थी, मैं यहां पर ये अदर इनकम वाली रेवेन्यू को नहीं लेता हूं, उसके बाद जो नॉर्मल अर्निंग्स थी 1500 करोड़, तो अगर 1500 करोड़ वापस से आती है तो ये 20 का पीई नहीं रहेगा। इट विल बिकम डाउन, मींस इट विल बी 14 पीई ओनली। तो यहां पर 14 के पीई पर आ जाएगा। अगर सेम अर्निंग आती है, उसके बाद ग्रोथ आएगी तो ऑफ कोर्स ऊपर जाएगा। तो यहां सारी चीजें अच्छी हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है यहां पर टेक्निकल में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो क्या है, अगर हम यहां पर देखें, जो इसका लाइफ टाइम हाई था, लाइफ टाइम हाई वाज ऑलमोस्ट 616 वाज द लाइफ टाइम हाई। और यहां पर पेंडेमिक के दौरान नीचे जाकर एक बेस बना, बेस बनने के बाद में यहां पर एक अच्छी उछाल आई, एकदम से उछाल आई। और वापस से जब से निफ्टी ने नीचे आना शुरू किया है, वापस से शेयर ने भी नीचे आना शुरू किया, लेकिन कुछ ज्यादा ही नीचे आ गया। और ज्यादा नीचे आने का एक फायदा ही है, वी गॉट द अपॉर्चुनिटी टू री एंटर इन दिस स्टॉक वंस अगेन। अब यहां पर दिस स्टॉक इज ट्रेडिंग एट ए वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। यहां पर वन सपोर्ट, सेकेंड ये रेसिस्टेंस थे, एंड वंस ये रेसिस्टेंस तोड़कर ऊपर चीजें निकलती है तो जो रेसिस्टेंस होता है, मैं पहले भी बता चुका हूं प्राइस एक्शन में, वो एक सपोर्ट बन जाती है और ये इस सपोर्ट पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर ये वाली सपोर्ट टूट जाती है तो सेकंड सपोर्ट कहां है विवेक भाई? सेकंड सपोर्ट यहां पर है जहां से इसने गैप अप के साथ में ऊपर हैवी वॉल्यूम के साथ में ऊपर जाना शुरू किया था और रेसिस्टेंस को इसने ब्रेक किया था। तो मेरा मानना क्या है, दिस इज ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय एट दिस प्राइस बेस्ड ऑन ए गुड सपोर्ट जो इसने पीछे यहां पर सपोर्ट दिखाई है, जो रेसिस्टेंस जो सपोर्ट बनी है। लेकिन अगर नीचे आना शुरू होता है तो कितना और नीचे आ सकता है, यहां से मैक्सिमम करंट प्राइस से लेकर नीचे ये 16% तक और आ सकता है। तो अगर हमें इसमें ट्रेड करना है तो कुछ पैसे यहां लगाए जा सकते हैं। अपनी समझ से आप लगाना, अपने डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से लगाना, एक छोटा सा एलोकेशन लगाना चाहिए हमें। वी शुड नॉट इन्वेस्ट मोर देन 5% इन वन स्टॉक ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो अगर 5% लगाना है सो 2.5% अभी लगा सकते हैं। 2.5% हम जब यहां से फर्दर अगर ये नीचे जाता है तो लगा सकते हैं। अगर नीचे नहीं गया, ऊपर गया, तो हम ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसमें अपॉर्चुनिटी कितनी है ऊपर जाने की, तो इमीडिएट जो अपॉर्चुनिटी है वो यही है जहां से इसने रिसेंटली नीचे आना शुरू किया। ये एक शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म अपॉर्चुनिटी है। तो अगर करंट प्राइस से हम यहां पर टारगेट सेट करते हैं कि कितना ऊपर जाने की चांसेस हैं करंट प्राइस से, देन दिस इज 68%। दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, 68%। और मेरे हिसाब से 1 ईयर से ज्यादा इसमें कभी नहीं लगना चाहिए। सो 1 ईयर में अगर ये अपॉर्चुनिटी आती है देन 68%। और अगर ये और नीचे आ जाता है तो ये एक घबराने की बात होने के बदले और अच्छी बात है। हम जो बचा हुआ 2.5% लगाने की बात कर रहे हैं वो भी यहां पर आ जाएगा, एंड देन इट विल गिव अस ए 100% पोटेंशियल गेन अपॉर्चुनिटी, जो अपने आप में अमेजिंग होगी। मींस फिर तो अगर 2 इयर्स भी लग जाए तो भी हमारी 40% की सीएजीआर यहां पर निकल कर आ जाती है। ये हमारी हो गई मीडियम टर्म की बात, मींस 1 ईयर तक की ट्रेडिंग की बात। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म हम होल्ड करके रख सकें, देन जो लाइफ टाइम हाई है ये वहां तक जा सकता है। और अगर करंट प्राइस से लेकर वहां तक की बात करें देन दिस इज 173%। और अगर नीचे आकर जो हम बात करें कि 16% नीचे करंट से आ सकता है, अगर वहां पर हम एवरेजिंग करें और एवरेजिंग करके उसको वहां तक होल्ड करें, देन दिस इज मोर देन 200%, मींस 225%। सो दिस स्टॉक इज गिविंग, मींस हैविंग ए गुड अपॉर्चुनिटी टू मेक गुड मनी इन द मार्केट। सिर्फ करना क्या है, यहां पर चीजें हमने समझ ली हैं। दिस बिजनेस इज ए ग्रोइंग बिजनेस, और क्योंकि डिजिटल एरा है, सब कुछ यहां पर डिजिटलाइजेशन हो रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है, अगर लोग टीवी नहीं देखेंगे, स्मार्ट टीवी देखेंगे, स्मार्ट टीवी नहीं देखेंगे, मोबाइल देखेंगे, मोबाइल नहीं देखेंगे, तो कुछ और देखेंगे, लेकिन कंटेंट तो यहीं से आएगा और एडवर्टीजमेंट भी इन्हीं चैनल्स पर चलेगी। क्योंकि और एक और अच्छी बात है, दिस इज
नंबर 1 कंपनी इन दिस सेक्शन इन इंडिया, और अभी जो ओनरशिप है दैट इज इन स्ट्रॉन्ग हैंड। बैलेंस शीट यहां पर अच्छी हुई है। टेक्निकल चार्ट इज गिविंग एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी। मैं तो अगर मिड टर्म की भी बात करूं, जो हम 1 साल की बात कर रहे हैं, करंट प्राइस से भी 68% की अपॉर्चुनिटी, और नीचे आकर अगर हम एवरेज करते हैं तो वहां से तो 100% की अपॉर्चुनिटी है। आई एम ए बायर इन दिस स्टॉक। आप अपने हिसाब से यहां पर करेंगे, लेकिन सोचकर समझकर अच्छे से करेंगे, सीखकर करेंगे। हमें सीखकर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, जितने भी ये मैं कंपनीज डिस्कस करता हूं, उसका मेन मकसद आपको कोई टिप देना नहीं होता, बल्कि आपको चीजें बताना होता है, रीजंस बताने होते हैं कि वो क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से यहां पर डाउन साइड प्रोटेक्टेड है, वो डाउन साइड है तो कितनी और जा सकती है मैक्सिमम टेक्निकल पैरामीटर्स के बेस पर, और यहां से जब ऊपर जाना शुरू करेगा तो वो कौन से लेवल्स हैं जहां तक ये जाएगा वहां ये रेसिस्टेंस फील कर सकता है। तो जो इमीडिएटली अभी रेसिस्टेंस फील कर सकता है वो ये लेवल है। उसके बाद में यहां पर हमारे पास अच्छा पैसा कमाने का मौका है। ड्यूरिंग दिस पीरियड जितनी भी वोलेटिलिटी आती है, हमें उस वोलेटिलिटी में घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सिर्फ होल्ड करके बैठने की जरूरत होती है। यही एक लर्निंग है। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।